FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक। थैंक यू वेरी मच सर। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आर्थराइटिस, जिसे गठिया भी कहा जाता है। और डॉक्टर दीपक, पहले इसको जोड़ा जाता था कि गठिया अगर उम्र अधिक हो जाए तभी इसका अटैक होता था या आर्थराइटिस शुरू होता था। इस तरह की हमारी जीवन शैली थी, इसको बुढ़ापे से जोड़कर देखा जाता था। परंतु आजकल गठिया की डेफिनेशन क्या हो गई है और कहा जाता है कि कम उम्र में भी लोगों को गठिया की शिकायत आनी शुरू हो गई है। जी, तो देखिए जो गठिया होता है ये काफ़ी तरीके के गठिया होते हैं। जो हम आम भाषा में तो हर एक ऑलमोस्ट जोड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम गठिया बोलते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो गठिया का जो मेन रीज़न है, एक होते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जिसमें आपने सुना होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ऑटो इम्यून बीमारी होती है, इसमें आपके बॉडी के सेल्स खुद बॉडी को हार्म करने लगते हैं जी। दूसरे होते हैं जो कि एज रिलेटेड होते हैं, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। खास करके आजकल के टाइम में आप जैसे देखेंगे तो जो यंग लोगों में खास करके इनएक्टिविटी की वजह से जोड़ों में कार्टिलेज का जो घिसना है वो रेट बहुत तेज़ हो रहा है। तो काफ़ी यंगर पॉपुलेशन में आजकल ये देखा जा रहा है। सबसे कॉमन रीज़न इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज के कमी की वजह से ये दिक्कतें आने लग गई है। एज पर जो आपका डेफिनेशन वाइज बहुत चेंज नहीं है, लेकिन गठिया के बहुत सारे रूप हैं जो अलग तरीके से हमें पता लगते हैं। कई स्किन कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कईयों को पेट की बीमारी होती है जैसे हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, उनके साथ भी एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर किसी को भी अगर मान लीजिए एज के पहले आपको महसूस होता है कि आपके जोड़ों में कुछ दिक्कत है, तो डेफिनेटली उसको पहले जाके आपको वो ज़रूर देखना चाहिए कहीं ये दूसरे बीमारियों के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है। क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट, अगर बेसिक ट्रीटमेंट, उनका जो मेन बीमारी है उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम उनको ट्रीट करते हैं तो ये गठिया के सिम्टम्स अगर हम एक स्टेज से पहले पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल क्योरेबल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि वो लेट आते हैं, तो उसमें उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। मतलब अगर सही समय पर अगर इसको देख लिया जाए और पता चल जाए तो अगर सही समय पर इसको पकड़ना हो तो लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, गठिया इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं। उनमें सबसे कॉमन जो रहती है वो है स्टिफनेस, उंगलियों में अकड़पन रहना, या छोटे जोड़ों में, खास करके मेजॉरिटी लोगों में छोटे जोड़ों से ही इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। और ये आपको मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा महसूस होती है। तभी हम कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस 1 घंटे या हम बोलते हैं कि जैसे दोपहर तक रहती है, तो ये एक निशानी होती है कि आपको हो सकता है कि ये इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस हो। दूसरी चीज़, जोड़ों में आपको सोजिश महसूस होगी, जोड़ों में आप दिखेंगे कि आपके जोड़ सूजे हुए हैं। और ये लगातार सिम्टम्स अगर आपको 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा रहते हैं, परसिस्टेंटली रहते हैं, और या आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है कि आपके किसी पेरेंट को या मदर साइड में किसी को है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें और नोटिस करनी होती है। कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, सोरियासिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, लोगों में देखा गया है। उसके साथ आर्थराइटिस होती है, उसकी भी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हमें ये टाइम से कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे, तुरंत उपचार लेंगे तो ज़रूर इसमें कामयाबी मिलती है। डॉक्टर दीपक, डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? कौन कौन से टेस्ट इसमें अपनाए जाते हैं? अलग अलग तरह के आर्थराइटिस आपने बताए, तो क्या सब में अलग अलग तरह का डायग्नोसिस होता है? जी, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनका डायग्नोसिस, जो मेन क्राइटेरिया हमारे, हम किसी क्राइटेरिया को देख के ही उसे बीमारी की तरफ बोलते हैं कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है या गठिया की बीमारी है। उनमें क्लिनिकल सिम्टम्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई लोगों में देखा गया जिनमें क्लिनिकल सिम्टम्स बिल्कुल गठिया की तरह होते हैं, लेकिन उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो मोस्टली नेगेटिव आते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से कॉमन जो टेस्ट होते हैं बिल्कुल सिंपल टेस्ट होते हैं, जैसे हम कंप्लीट हीमोग्राम में बोलते हैं कि टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, CRP या ESR, इनका रेज्ड होना है, बढ़ जाते हैं एक लेवल के बाद, तो उनमें हम शक करते हैं कि इस तरह की आपको गठिया है। बाकी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसमें हम RA फैक्टर करते हैं या HLA-B27 जैसे हम एंकल स्पॉन्डिलाइटिस को देखने के लिए करते हैं। वो अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं जो हम एक बेस लाइन के बाद ही स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हमें सस्पिशन होता है तो स्टार्ट करते हैं। सर जी, एक कॉलर ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? जी, मैं सुलेख बोल रहा हूँ, पंचकुला 11 सेक्टर से।
जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर दीपक कुमार हैं इस समय हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। आज हम चर्चा करेंगे जो आर्थराइटिस है एज रिलेटेड ना, पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। बताइए जी। नमस्कार जी। सर आज से 3-4 साल पहले चिकनगुनिया हो गया था, जी जी और चिकनगुनिया जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता ना, जी जी वो बहुत ज्यादा हो गया था, तो ठीक हो गया था फिर वो। तो वो आज अभी थोड़ा दवाई खाता रहा, मैं ठीक रहा, पर अब ना मेरे पैरों में नीचे दर्द होता है, तलवों में दर्द होता है चलते समय। जी जी वो आपसे रिलेटेड ही है, एड़ियों में दर्द होता है खास करके। जी जी। तो ये क्यों होता है सर, और इसका क्या उपचार है? आप मेरे से कुछ पूछ भी सकते हो तो हाँ मैं बिल्कुल बता श्योर। दूंगा आपको। बस मुझे अब आप अपनी उम्र बता सकते हैं? हाँ बता सकता हूँ जी, 55 है। देखिए चिकनगुनिया ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, उनके बाद जोड़ों में दर्द होना रह सकता है, वो काफ़ी हफ्तों तक भी रहता है, कई बार सालों तक भी रहता है। लेकिन जिस तरह की आपकी जो ये अभी दिक्कत है, ये उससे अनरिलेटेड लगता है। ये जो हम बोलते हैं, इसमें हमें प्लांटर फेशियाटिस करके एक बीमारी होती है, जो हमारे तलों के नीचे लिगामेंट होता है, उसमें सोजिश आ जाती है। तो अमूमन देखा गया है कि जो लोग बहुत देर खड़े रहते हैं या नंगे पैर चलते हैं, इसमें यही देखा गया है कि जब जिसे शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है, उसके बाद इसमें दर्द कम हो जाती है। अच्छा, मैंने चेक भी करवाया, यूरिक एसिड ब्लड चेक जी जी जी। जो आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, इस तरह की दिक्कत नहीं देता है, जो कि ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। मोस्टली ये शू वेयर की वजह से होता है। कई बार आपके वो एज के साथ क्या होता है, शुगर की नहीं, जूते जो आपके जूते होते हैं, उनकी वजह से दिक्कत आती है। कई बार एज के साथ हमारी बॉडी में थोड़े से टेढ़ापन आना स्टार्ट होता है, उसके वजह से हमारे जो नीचे एड़ी होती है, उस पर जिस तरीके से प्रेशर पड़ता है वो चेंज होता है। तो वो हमें देख के ही पता लग सकता है कि किस तरीके की आपको दिक्कत है। लेकिन ज़्यादातर टाइम में ये अगर आप थोड़े से अपने शूज़ मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़े से सॉफ्ट शूज़, गर्म पानी के टकोर भरे करेंगे, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क मिलेगा। विटामिन B12 कम है, बस बाकी ठीक है। वो डेफिनेटली मेजोरिटी लोगों में देखा गया कम ही पाया जाता है, खास करके हमारे जैसे जहाँ गर्म इलाकों में रहते हैं, जहाँ धूप का एक्सपोजर नहीं होता। तो आप एक बार वो करेक्ट कर लेंगे तो बेटर हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, संजय बोल रहा हूँ नाभा से। जी संजय जी, FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक कुमार, आर्थराइटिस गठिया के बारे में चर्चा, जॉइंट पेन्स के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए अपना। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी कि मेरा ना वेरिकोन का ऑपरेशन होया ਸੀਗਾ जी जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ जी। ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਆ ਕਿ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੇਨ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी जी। तो ये जो है, जो जिससे हम पीठ में सुई लगाते हैं, ये बहुत ही पतली सुई होती है, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उससे दर्द होती है। बहुत कम चांस होते हैं कि उससे कोई ऐसे फ्यूचर में दिक्कत आए। ज़्यादातर टाइम में ये जो काम, जिस तरह से आप झुक के, जैसे आपने कहा झुक के काम करते हैं या वज़न का काम करते हैं, उन लोगों को उम्र के साथ या लगातार काम करने के बाद कमर में थोड़ी दिक्कत आती है, जिससे कि हमारे लेग्स में पेन जाना, जिसको हम रेडिकुलर पेन बोलते हैं, वो होता है जी। लात में चल जाता है मेरे जी, लात में चली जाती है। बस इसमें एक बार कुछ चीज़ें देखनी होती है। अगर आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके एक बार देखेंगे कि ये क्या सच में कुछ ज़्यादा प्रेशर को, जैसे बोलते हैं हम, डिस्क की वजह से प्रेशर पड़ता है नस पे, वो है। MRI कराई थी इसकी। जी 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 जी। उसमें तो कहते कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। तो ये अगर उसमें नहीं दिक्कत है तो ज़्यादातर काम करने की वजह से दिक्कत आती है, जिससे आपके नसों में खिंचाव महसूस होता है। हाँ, वो रास्ता भी कह रहे भी ज्यादा हार्ड काम करते हो इसलिए आपको जी पेन जी होता है। जी। तो थोड़ा सा काम करने का तरीका बदलेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज, वर्जिश होते हैं जो लगातार आप घर पे कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है बेटर फील करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए जी। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन सा आप बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है मोहम्मद गयासुद्दीन, मैं पटियाले से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद गयासुद्दीन जी, इस समय डॉक्टर दीपक कुमार हमारे साथ हैं और चर्चा हो रही है गठिया या जोड़ों के दर्द पर और उससे जुड़ी हुई जो भी और बातें हैं। अगर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरी एज है 75 जी। और मेरे घुटनों में दर्द आज से 10 साल से चला आ रहा था। जी जी। उसके जरिए सारी हड्डियों में दर्द रहता था। जी जी। तो एलोपैथिक इलाज कराया पटियाले से जी। उससे जब तक दवाई खाते रहो जब तक तो ठीक रहते हैं जी। खून भी टेस्ट कराया, सब कुछ सही है। जी जी। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली देसी। जी जी।
बैठ खाने से, उससे कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा था, फिर वैसी दवाई कंटिन्यूस खाते जाओ तो रहता है। इसका कोई परमानेंट इलाज है, आप बता सकते हैं? ये देखिए, जिस तक से आपको ये कुछ बीमारियां होती है जो उम्र के साथ हमारे जैसे शरीर में उम्र बढ़ती है तो हर चीज़ एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है हर चीज़ की। जैसे हम जोड़ों में बोलते हैं कि जोड़ घिस जाते हैं, कार्टिलेज होता है हमारे जोड़ों के अंदर जिससे कि हमें रगड़ नहीं लगती। हमारे जोड़ जब चलते हैं आराम से चलते हैं, तो उम्र के साथ क्या है उनमें थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है, वो घिस के पतला हो जाता है, तो वो आपके दर्द का मेन जो कारण बनता है। तो इनमें ऐसे देखा गया है कि जो इस तरह की बीमारी होती है, जब तक आपको लगता है कि जो आपके ये दर्द है ये लगातार नहीं होती, आप बेड पे बैठते हैं या अपना जो डेली का काम करते हैं, जो अपने घर अंदर अपना खास ख्याल मैं रखने के टेलर लिए। मास्टर का काम करता हूँ, जब उठता हूँ तो घुटनों में दर्द उठा नहीं जाता जल्दी जल्दी। हाँ, वो बिल्कुल ये इसमें अकड़न रहना सवेरे के टाइम में, और खास करके जब भी आप आराम करेंगे उसमें दर्द होती है। तो इनमें ये है कि आप एक्सरेज करके बेसिकली देखते हैं हम कि आपके जोड़ में कितना ज़्यादा घिसाव हो गया है। अगर मान लीजिए कार्टिलेज पूरी तरह से घिस गया है तो उसमें दवाइयाँ नॉर्मली काम नहीं करती हैं, उनमें हम सर्जरी ही करते हैं। जब तक कार्टिलेज बरकरार रहता है तो उनमें डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ आती हैं। जैसे आपकी उम्र ज़्यादा है तो हम लेके चलते हैं, मोस्टली उसमें कार्टिलेज काफ़ी हद तक जो है ना घिस गया होगा। बिना देखे बोलना मुश्किल है, बट आपकी उम्र के हिसाब से चांसेस कम है कि कुछ उसका हम मेडिसिन दे के कुछ इलाज कर सकें। तो मोस्टली आप नज़दीकी में कहीं जाके एक्सरेज करा के डॉक्टर से जांच करा के पता कर सकते हैं कि कितना कार्टिलेज घिसा है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाएंगे। आप बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सॉरी, मैं तृप्ता बोल रही हूँ बाईसाइकिल से। हाँ तृप्ता जी, डॉक्टर दीपक कुमार हैं हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स PGI चंडीगढ़ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, गठिया और इससे जुड़ी हुई और बीमारियों की। आप अपना सवाल पूछें। सर मेरे ना मतलब गोड्डियों के नीचे ना बड़ी पेन होती है। जी जी तो उसके में ना मैंने गर्म पानी से भी सेक देती हूँ, जी फिर जेल लगाती हूँ, फिर गर्म पट्टी बांधती हूँ, फिर जाई कहा जाके 2-3 बजे नींद आती है, जी वो पेन होती है। जी। तो ये दर्द आपको कब से है? डॉक्टर साहब ये मुझे 2 महीने हो गए हैं। उससे पहले कभी घुटने में दर्द रहती थी आपके? ये घुटने में दर्द नहीं, घुटने के नीचे जहाँ पंजाबी में पिन्नियाँ बोलते हैं। जी, पिंडियम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। तो वो दर्द एक ही जगह पे है, कहीं आपको पूरी टांग में दर्द होती हो या? नहीं, पूरे टांग में नहीं। कई बार आपको ये रात को सोते हुए ऐसे तो नहीं लगता जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में कि नस चढ़ जाती है? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं होता। ये चलने पे बढ़ती है आपको कि वैसे रेस्ट पे भी हो जाती है? नहीं, चलने तो मेरा ठीक रहता है, चलती रहती हूँ ना मैं, ठीक रहता है। बाद रात को सोती हूँ ना जी, तो फिर उसके बाद जोर जोर से टांगे मारती हूँ कहीं नींद आ जावे, जी। तो फिर वो जेल लगाती हूँ उसमें पिन्नियों के ऊपर, फिर गर्म पट्टी बांधती हूँ, फिर जाके कहीं नींद पड़ती है। जी। तो आपकी उम्र कितनी होगी मैम? ये मैं 60+ 60+ है ना? कभी बीच में आपने अभी कोई अपना डेक्सा स्कैन या कैल्शियम प्रोफाइल कुछ ऐसा करवाया है टेस्ट मैम? नहीं, मेरे शुगर है वो तो मैं करवाती रहती हूँ। देखिए, जिस तरह की ये दिक्कत आती है ना, ये मोस्टली हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो कैल्शियम की दिक्कत में आती है, खास करके जो ओल्डर फीमेल्स होती हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है तो बॉडी में हमारे कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं, तो मोस्टली ये क्रैम्प्स होती हैं जो हम खास करके रात को ज़्यादा महसूस होती हैं कि दर्द होती हैं। तो इनको अगर आप गर्म पानी के सेक देंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे तो इनमें बेनिफिट होता है। बट उस ट्रीटमेंट से पहले थोड़े से हमें कैल्शियम के कुछ टेस्ट कराने होते हैं कि हम आपके लेवल्स देखते हैं, मोस्टली उनको जो करेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें करेक्टेबल होती हैं मैम। तो आप नज़दीक में किसी को दिखा के या हमारे पास आ जाइए OPD में। चंडीगढ़ में ही है, कभी PGI में समय निकालकर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ अपना चेकअप करवाइए, बेहतर इलाज मिलेगा आपको। FM लाइफलाइन में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलाज के और हम थोड़ी सी देर में चलते हैं, उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रिवेंशन सबसे अच्छा रहता है अगर आप किसी तरह से बचाव कर सको, तो आपको अपनी जीवन शैली में या किस तरह से रहना चाहिए, खान पान किस तरह का होना चाहिए ताकि आप इस बीमारी की ओर जाएं ना? तो ये जो कुछ गठिया वाले जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होते हैं, इनको तो किसी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होते हैं, उनको हम प्रिवेंशन सबसे, हमारे जोड़ों का जो अंदर फ्लूइड होता है वो ही हमारे कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है, और जितना आप जोड़ अपने हिलाते हैं या मूवमेंट करते हैं उतने ही आपके कार्टिलेज हेल्दी रहते हैं। दैट मीन्स कि आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक्टिविटी एक होते हैं कि आप रेगुलर एथलीट हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हमें इनकाउंटर करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक के लिए ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम वॉक सबको करना चाहिए। जी,
जितना वॉक करेंगे उतना ही आपके जॉइंट्स एक्टिवेटेड रहेंगे, आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। जब मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है तो आपके जोड़ों पे जोर भी कम पड़ता है। तो अगर जो WHO की तरफ से भी आप गाइडलाइन देखेंगे तो मिनिमम ऑफ 1 आवर ऑफ एक्टिविटी दिन में, चाहे आप वॉक बोलेंगे, आप चाहे उसके रनिंग जॉगिंग कहें, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। और खाने पीने के लिहाज से देखेंगे तो हमारा कैल्शियम रिच फूड, खास करके जब तक आपकी एज, आपको इंटॉलरेंस नहीं होती है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं। जो लोग मिल्क नहीं ले सकते, अगर आप उसे कर्ड के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको डेली लेनी है। जी जी जी। ये नहीं होगा कि एक दिन आप लेंगे और बेटर फील करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी डेली होती है। तो डेली सर्टन किसी फॉर्म में आप उसे चेंज करके ले सकते हैं। सेकेंडली, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स ही आपके मेन, हम बोलते हैं उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन नहीं होंगे तो आपके बॉडी वैसी आपको टायर्डनेस फील होगी। अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मसल में सोरनेस डेवलप हो रही है या थकावट हो रही है। तो उन चीज़ों के लिए प्रोटीन रिच अब वेजिटेरियन डाइट्स में भी है और नॉन वेजिटेरियन में भी है। नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। वेजिटेरियन में आप प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स हम पनीर जो लेते हैं, पनीर में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। आपकी दालें हैं जो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी खाने में मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम दालें काफ़ी यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, सही खान पान का अगर उपयोग करते रहेंगे, कैल्शियम सही मिलता रहेगा, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते रहेंगे तो ठीक से रहेगा सारा सिस्टम। विटामिन डी का क्या रोल रहता है, क्योंकि इसके बारे में बड़ी चर्चा रहती है आजकल की कमी होती जा रही है जनरल पॉपुलेशन में, इसके जो लेवल्स हैं वो कम देखे गए हैं। नहीं, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि विटामिन डी ऐसी चीज़ है, कुछ लोग उसे सोचते हैं कि बस हमें कैल्शियम के लिए चाहिए। रिसेंट टाइम्स में विटामिन डी के ऊपर बहुत काम हुआ है, और विटामिन देखेंगे तो ये एक फ्री का सोर्स है जी। हमें सनलाइट एक्सपोजर चाहिए बेसिकली, बट जो जिस तरह के कंडीशंस हमारे इंडिया में है, जहाँ की बहुत गर्म इलाके होते हैं, उनमें उतने लोग एक्सपोजर नहीं हो पाता है सनलाइट में। तो बहुत हाई इस टाइम पे हम देखेंगे एक तरफ का एपिडेमिक हो चुका है विटामिन डी की कमी जी। तो इसको कम करने का तरीका, जैसे सर्दियाँ नज़दीक आएंगी तो आप आराम से अपने बॉडी को एटलीस्ट सन में एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि खास करके महिलाओं के लिए ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो हम एक्सपोजर करते हैं तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन लगाते हैं तो जो हमें यूवी रेज चाहिए जिसकी वजह से हमारा विटामिन डी बनता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपको वो फ़ायदा नहीं होता। तो कमी को रोकने के तरीके तो सन एक्सपोजर है, इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम उसे ओरली हम नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंटेशन ऐसी चीज़ है कि जो आप डेफिनेटली, अगर अब जो लोग डेली जिनका अंदर इंडोर काम है उनको डेफिनेटली अपने विटामिन डी लेवल करा लेने चाहिए, और उसके हिसाब से आप उसे प्रोफाइलैक्सिक, जो मोस्टली हम आपको मार्केट में या कहीं सुना होगा आपने कि हम हफ्ते में एक बार देते हैं, तो वो जो डोजिंग होती है वो हमारी प्रोफाइलैक्सिस है, प्रिवेंशन, बचाने के लिए हमारा डोज है वो जो हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वीकली देते हैं। अगर बहुत कमी हो तो कई बार इंजेक्शंस भी लगते हैं, लेकिन ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है आम लोगों में कि सन एक्सपोजर कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं है, किसी को यंग एज में थकावट रहती है या मसल क्रैम्प्स होते हैं, उन लोगों को ज़रूर अपना विटामिन डी लेवल्स चेक करा लेनी चाहिए। जी, एक कॉलर ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ जी, जीरपुर से। आपको बहुत बहुत नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं आप, पूछिए नरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मुझे या अक्सर ये जो पेन होती है, जो अपने हड्डियों की दर्द जो होती है सर, ये अक्सर क्यों होती है? हड्डियों में कोई ऐसी पर्टिकुलर हड्डी है जिसमें आपको दर्द होती है? जी सर, मुझे ज्वाइंट्स जितने भी हैं, जैसे मेरे हाथ हैं या मेरे घुटने हैं या मेरे पाँव हैं, उनमें सब में आजकल दर्द होती है सर। आई एम अराउंड 58 ईयर्स। और काम क्या करते हैं आप जी? सर मेरा ड्राइविंग का काम है प्रोफेशनली सर। जी, ड्राइविंग का काम है। ये जो दर्द है आपको लगातार कोई बहुत अकड़न तो नहीं रहती है जब दर्द होती है? नहीं, अकड़न नहीं रहती सर। पिछले कुछ दिनों से, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 2-3 महीने से बस ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत दर्द है। जैसे मेरा ये हाथ का वो मोना जिसको बोलते हैं वो होता है, या मेरे घुटने होते हैं, या मेरे पाँव है जी, तो पाँव में मुझे दर्द भी रहता है, और मुझे ऐसा लगता है उसमें मतलब कि लोग बहुत तेज गर्म रह रहे हैं मेरे पाँव, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा जी, आपको कोई किसी चीज़ के लिए आप दवाई तो नहीं लेते हैं? और कोई? नहीं सर, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ सर। या बहुत देर आपका बैठने का ही काम है, जैसे आपने ड्राइविंग बताया?
हाँ सर, उसमें तो बैठने का तो है, ये सीटिंग मेरी ज्यादा रहती है सर, सीट पे ही रहता हूँ 7-8 घंटे। जी जी, तो देखिए ये जो जिस तरह की दिक्कत होती है ना बड़े जोड़ों में, थोड़ा सा बिना देखे बताना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके की दिक्कत हो रही है। जी जी। जैसे कि आपका प्रोफेशन है, उनमें क्या होता है, बहुत देर इनएक्टिविटी है, एक जगह पे बैठना पड़ता है। आपकी एज थोड़ी सी, जो हम बोलते हैं कि मिड एज में है आप, तो जो उम्र के हिसाब से गठिया होता है, उसके स्टार्टिंग के लक्षण यही होते हैं कि आपको बहुत देर बैठने के बाद इनमें दर्द होती है। जो बाकी जो आपके जलन या ये नमनेस, कुछ सूनापन तो नहीं रहता पैरों में? नहीं, सूनापन नहीं रहता सर, सूनापन नहीं रहता, थोड़ा दर्द रहता है सर, थोड़ा थोड़ा ना। जी जी, तो कई बार ये वेग सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ टेस्ट करके देखने होते हैं। कई बार जो विटामिन डेफिशिएंसीज होते हैं, कमी, विटामिन की कमी हो जाती है, उनकी वजह से भी होता है। जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बोलते हैं। डॉक्टर साहब कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए मुझे? देखिए, बेहतर रहेगा कि आप किसी एक बार डॉक्टर से सलाह लेंगे, वो एक बार आपको देखेंगे तो किस तरह के सिम्टम है उनको थोड़ा सा क्लिनिकली आपको जांच करने के, देखने के बाद कई बार हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो जो से कि हमें यहाँ से डायरेक्टली बताना मुश्किल होगा। तो बेहतर होगा कि उनको दिखाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल टेस्ट होते हैं, आजकल कहीं भी हो जाते हैं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई लक्षण से बहुत मेजर बीमारी होने के चांसेस कम लगते हैं। जी नरेंद्र जी, टाइम निकाल के आप पीजीआई में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाइए, अपना इलाज करवाइए, काम तो चलता रहेगा आपका, कोई समस्या नहीं। अपने आप स्वस्थ रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो अपने बारे में पूछ रहे थे और आपने बड़े बेहतर तरीके से इनको समझाया भी। जी, अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। जी, तो ट्रीटमेंट कौन कौन से उपलब्ध हैं, क्योंकि पीजीआई तो एक अग्रणी संस्थान है और नई तकनीक भी यहाँ आती रहती हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में भी आर्थराइटिस के साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए। तो अगर हम, जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एक तरह के गठिया जो जन्मजात गठिया या जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, उनके लिए कुछ ड्रग्स होती हैं जिसे हम डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं। तो वो अगर बहुत टाइम से अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं तो इन जोड़ों में क्या है, टेढ़ापन होना और जोड़ों का ख़राब होना, वो काफ़ी हद तक उन्हें रोका जा सकता है। पहले जो कुछ ड्रग्स थे जो कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा थे, तो आजकल हम नियो ड्रग्स, बायोलॉजिक्स आ गए हैं जो पहले काफ़ी महंगे होते थे, हर आदमी अफोर्ड नहीं करता था, बट ड्यू टू गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से उनका प्रोडक्शन जो है इंडिया और पार्टनरशिप में हो रही है। तो अभी वो काफ़ी चीप रेट्स पे अवेलेबल है। लेकिन किस पेशेंट को वो चाहिए होगा, वो उनके स्टेजिंग और उनके एग्रेसिव जो बीमारी किस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखकर ही दिया जा सकता है। इसके लिए खास करके आजकल हमारे पास तो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, जो गठिया के ही ट्रीटमेंट मेन उनका काम होता है। जो हमारे ऑर्थो के हिसाब से है, जब आर्थराइटिस इतना डेवलप हो जाता है कि जोड़ पूरे ख़राब हो जाते हैं, तो उनमें हम लोग बहुत सारी सर्जरीज आजकल आप कॉमनली लोग जानते ही होंगे, नी रिप्लेसमेंट करते हैं जी, या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। ये उन लोगों के लिए वरदान है जी, क्योंकि ये लोग जब ट्रीटमेंट नहीं था तो पूरे बेड रिडन रहते थे, क्रिपल्ड हो जाते थे जिसे बोलते हैं हम। लेकिन जब से रिप्लेसमेंट हुए लोग, इवन हम पीजीआई में हमारे पास बहुत सारे रेफरल की वजह से, क्योंकि ये लोग बिल्कुल फिट वाले लोग नहीं होते, कुछ ना कुछ और इनको बीमारियां होती हैं, तो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट हैं जिनको कि ये गठिया रहता है। और इवन हम आजकल तो 2 जोड़, 3 जोड़, 4 जोड़ एक साथ ही बदल दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को एक ही सेटिंग में हर चीज़ों का कम से कम ड्यूरेशन में, कम से कम सर्जिकल रिस्क में उनको सर्जरी हो जाती है। तो जोड़ रिप्लेसमेंट डेफिनेटली इन लोगों के लिए वरदान है। और हिप जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट इनकी होती है, जैसे कि खासकर यंग लोग, आप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सुना होगा। हाँ जी जी, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बेहतर ट्रीटमेंट है कि हम उनको रिप्लेस कर देते हैं, वो पूरे नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसलिए लगता है कि कई बार लोगों को लगता है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये अमूमन, जी, क्योंकि खानी तो पड़ती हैं ये, लेकिन लोग डिवेट कर जाते हैं, किसी और ट्रीटमेंट को लेना स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो जब तक हमारे पास दोबारा आते हैं तो वो इतने फ्लेयर अप्स के साथ आते हैं कि वो एक सैल्वेज जिसे हम बचा सकते हैं, बचाने के स्टेज से निकल जाते हैं। तो लोगों को ज़रूरी है ये पता होना कि बीमारियाँ लंबे टाइम तक दवाइयाँ चलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 5 दवाइयाँ हम स्टार्ट करते हैं जी, तो एक स्टेज के बाद वही 500 ज़रूरत नहीं है,
वो टेपर कम कर देते हैं ताकि आपको मिनिमम ड्रग्स पे हो जाती हैं, और एक स्टेज पे डिजीज़ प्रोग्रेशन ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो ड्रग्स बंद भी हो जाती हैं। जी 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 जी। तो इस बात का समझना ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए जो डायग्नोज हो चुका है आर्थराइटिस के साथ, चाहे किसी भी प्रकार का है, अगर उसे मेडिसिन पे रखा गया है तो शुरुआत में हो सकता है कि बहुत सारी मेडिसिन वो ले रहा हो, परंतु जब बीमारी अंडर कंट्रोल है तो धीरे धीरे घटाई भी जाती हैं दवाइयाँ, परंतु उसको अपना इधर उधर किसी और मेडिसिन के भरोसे नहीं जाना चाहिए। जो लोग इधर उधर चले जाते हैं या ओवर द काउंटर के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, जी जी जी, तो उससे फिर आप कह रहे हैं कि उसकी स्थिति बदतर हो सकती है और उसके बाद आपको संभालना मुश्किल होता है। जी, क्योंकि उसके साथ कुछ टेस्ट करके देखते हैं हम, उससे हमें पता लगता है कि आपकी दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव हो रही हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी डिजीज़ सीवियरिटी के हिसाब से हम उससे ड्रग्स को चेंज करते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि दवाइयाँ बार बार बदली जा रही हैं या हमें और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है, ये पेशेंट के सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और उनका 2 दवाई 3 दवाई ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, कुछ चीज़ें कुछ सीवियर इतनी कंडीशंस होती हैं जो थोड़े फेटल भी होती हैं, उनको छोड़ के आप मेजॉरिटी ऑफ अगर देखेंगे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वो डेफिनेटली कंट्रोल हो जाते हैं आजकल के जो लेटेस्ट ड्रग्स के साथ। बाकी जो आप एज रिलेटेड आर्थराइटिस है उसके लिए जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, और एक स्टेज के बाद तो सबको होता ही है वो, तो उसके लिए उस टाइम जब ऐसा टाइम आए तो डेफिनेटली हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं उसके लिए। जी सर, जैसे आपने कहा कि एज रिलेटेड के बारे में आपने अलग से बताया कि दिनचर्या में थोड़ा सा रूटीन भी रखना आवश्यक है, तो एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो योगा का कितना रोल रहता है? अगर योगा को बहुत सारे लोग अपनाते भी हैं और इससे बेहतर परिणाम भी पाते हैं, तो आप का क्या कहना है? देखिए, योगा बिल्कुल, योगा ऐसी चीज़ है कि हर आसन जो है हर आदमी के लिए नहीं है। जी जी जी, ये समझना बहुत एक्सपर्ट के अंडर ही करना चाहिए। जी, आपके बॉडी के हिसाब से कुछ योगा पोजेस हैं जो काफ़ी बुजुर्ग आदमी के लिए वो योगा पोजेस करने मुश्किल हैं। तो योगा मोस्टली हमारे डिपेंड करता है मोबिलिटी एक्सरसाइजेस एंड दूसरे होते हैं जो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एक्सरसाइजेस होते हैं। तो एक स्टेज पे जो मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको डेफिनेटली ही फ़ायदा देती हैं। आपके जोड़्स के मोशन, जैसे हमने बताया कि इतना जोड़ हिलता है उतना उसका न्यूट्रिशन बढ़ता है, तो मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको बॉडी को हेल्दी रखते हैं। मसल्स को स्ट्रेचिंग होती है उसमें, मसल हेल्दी रहते हैं तो आपके जोड़ पे जोर कम पड़ता है। दूसरी चीज़ जो हम स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं ताकि जोर बढ़े, खास करके हमने देखा है कि उम्र के साथ ना केवल हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपके मसल्स भी लूज़ कर जाते हैं, मसल मास लूज़ कर जाते हैं। उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिससे कि हम वो कर सकते हैं, और अब आजकल तो काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है हमारे सोसाइटी में, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप जस्ट ऑनलाइन देख के या किसी के बात में आके कि वो योगा से मुझे फ़ायदा हुआ, हो सकता है वो आपके लिए ना हो, तो आपके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी, किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी स्थिति में और समस्या खड़ी हो जाए। तो डॉक्टर दीपक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पीजीआई चंडीगढ़, आज हमने डिस्कशन की आर्थराइटिस पे, गठिया पे। आपने दोनों तरह की बात की, इन्फ्लेमेटरी की बात भी की और रिमोटाइड आर्थराइटिस की भी बात की, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसमें दर्द बहुत होता है और जिसे होती है उसे ही पता चलता है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और श्रोताओं के साथ जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और अन्य जो इसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ FM लाइफलाइन कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा प्रेम सिंह का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।